फौजिया, हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है ना? हम इसको कनेक्ट करें, किसी की फ़ोन उठाने की जरूरत नहीं है, अभी कनेक्ट किया हुआ सब है। कोई भी कॉल आएगा उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सब गड़बड़ हो जाएगा ना ना, उसको फिर देना बात नहीं, मीटिंग का कॉल नहीं आएगा ना उसमें। हाँ, किसी कुछ नहीं करना, अपने पास रखो। यहाँ पे कोई भी आएगा, किसी को उठाने काट देना फोन, फिर रिकॉर्डिंग हो रहा है सब, उधर की आवाज़ आएगी। हम समझ रहे, हम लोग को आवाज़ नहीं जाएगी, बस बंद नहीं करो, सीरियस नहीं बंद नहीं करेंगे। हम कह रहे किसी यहाँ से कुछ अपने न करना। रखे रोशनी है खाली, बस ठीक। मीटिंग क्यों नहीं स्टार्ट हुआ अभी तक? हेलो हेलो, अमजद सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। अमजद सर, कोई तरह की दिक्कत होगा तो चालू किया कि नहीं आज? हेलो हेलो। हाँ सर, स्टार्ट कीजिए। आवाज जा रहा है सबको? हाँ सर, गुड मॉर्निंग दीपक सर, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग क्लियर सर। ओके सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था सर। ओके सर, प्रॉब्लम है, एग्जाम हो रहे थे इसलिए टाइमर लगा देता है। ओके सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। Today we are going to start grammar in classroom teaching. आज हम लोग देखेंगे ग्रामर इन क्लासरूम टीचिंग, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर Sound is clear? Video is clear? So let's start. Grammar in classroom teaching. First, myself Deepak Kumar. Today we are going to start grammar in classroom teaching. What is the importance of grammar? And what is the grammar? First, we will see what's the definition of grammar. Grammar क्या होता है? Grammar is a set of rules and principles to speak and write a language in a correct manner. And second definition, second thing is written here. A word grammar derives from a Greek word grammatic, which means art of letter. And one more thing is written there. Grammar is called the backbone of the language. As we know that without grammar, we can't expect a correct language origination of the language. Without grammar, language cannot be originated. When we start speaking anything, then first we try to use grammar. And there are many rules in the grammar that we use while speaking, while writing, and anything that we are doing in day-to-day activities. For speaking and writing, mostly grammar are used. जब हम लोग किसी चीज को बोलते हैं या
कोई चीज को लिखते हैं तो उसमें ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। विदाउट ग्रामर हम करेक्ट मैनर में किसी भी लैंग्वेज को डेवलप नहीं कर सकते, किसी भी लैंग्वेज को हम लोग बोल नहीं सकते। ग्रामर मतलब एक तरह से कहिए कि एक वैसा सब्जेक्ट है जो हम लोगों को अच्छे से बोलना, लिखना, पढ़ना ये सब सिखाता है। बिना ग्रामर के हम लोग एक प्रॉपर मैनर्स में किसी भी चीज को लिख और बोल नहीं सकते। कोई रूल्स बनाए गए, रेगुलेशंस बनाए गए जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को, अपने व्यूज को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं लोगों के सामने। अगर ये रूल्स नहीं होते, सपोज मान लीजिए अगर ये रूल्स नहीं होते तो क्या होते? क्या हम किसी आदमी को अपने व्यूज को एक्सप्लेन कर पाते? एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जैसे अगर कोई इंसान बोलता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, सही, अगर कोई बोलता है मैं बाजार जा रहा हूँ, इसी चीज को अगर कोई ट्रांसलेट करता, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई वाज गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट, देयर आर डिफरेंट रूल्स will be followed by different people, but there only one rules made by the people, made by the persons to introduce how to speak the things. What is the meaning of the things that you want to express? जो चीजें आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर रूल बताया गया कि जैसे आप अगर बोल रहे हैं मैं बाजार जाता हूँ तो आई एम गोइंग टू मार्केट, दैट इज करेक्ट। आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा, इस टाइप ऑफ थिंग्स। तो ग्रामर जो है, हम लोग जो चीज को बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसी चीज को वो एक प्रॉपर मैनर्स में रिप्रेजेंट करता है। जैसे ग्रामर में ये भी चीजें होती है, जैसे आप मेल हो या फीमेल हो, तो मेल या फीमेल जो होते हैं, तो मेल या फीमेल में बहुत ज्यादा ध्यान मैं करता हूँ, हम लोग करते हैं। अगर मेल है तो करते हैं और फीमेल है तो हम लोग करती हैं, इस तरह से यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर्स का भी पता चलता है कि कौन से जेंडर आप यूज कर रहे हैं। जैसे किसी बॉयज के लिए आप यूज करते हैं क्लासरूम में, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। किसी गर्ल्स के लिए यूज करते हैं तो सी यूज करते हैं। अगर दोनों के एक साथ कंबाइन करके बोल रहे हैं तो उसके लिए हम लोग दे यूज करते हैं। तो ग्रामर से हम लोगों को ये भी चीजें पता चलती है कि आप मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग को पता ही नहीं चल पाएगा कि हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेल को या फीमेल को। तो ग्रामर हम लोग को मेल और फीमेल में भी डिफरेंसेस बताता है कि किसके लिए, जैसे हीज, हिम, हर, ये सब डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट चीजों के लिए, रिप्रेजेंटेशन के। अगर कोई, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा जेंडर, ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके हम जेंडर्स को नहीं जान रहे, ऐसा मतलब ऑर्गेनिज्म whose gender cannot be identified easily, then what we will use for that? हाँ सब करूँगा। What we will use for that? हम उसके लिए क्या यूज करेंगे जिसके जेंडर हम लोग नहीं जान रहे, ही और सी हमको नहीं पता चल रहा है ही है या सी है, तो we will use it for that। हम लोग उसके लिए it यूज करते हैं क्योंकि उसका जेंडर हम लोग को पता नहीं चला। तो जेंडर जब पता नहीं चला तो हम लोग we can't use he or she only, we use a common thing for both the things that use for both the genders, male or female. One more thing, the grammar is the backbone, called the backbone of the language. Without grammar, language cannot be formed, whether it is in English, whether it is in Hindi or any types of languages. The grammar is very important. Without grammar, we can't expect the things to be completed, a letters to be completed, a sentence to be completed. For completing the sentence, grammar is very important. Teaching grammar is an essential part of a school education or adult learning. Without grammar, we can't understand the thing. Right now, I'm watching the condition of the student. What is the condition of the student? They are unable to understand the sentences that is written in the copy or books. If we say read one paragraph from the given book and try to understand the meaning and try to explain the meaning, they are unable to explain the meaning of the thing that is written on the in books. There is a problem with the grammar also. ग्रामर के साथ उनके साथ प्रॉब्लम होता है कि वो चाह करके भी, वो जान सारे चीज रहे हैं, वो सारे मीनिंग जान रहे हैं, सारे चीज का उनको सब पता है, वोकैबुलरी सारा पता है, बट वो इस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं जो उसमें लिखा हुआ है। ग्रामेटिकली उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। There are many teachers, English teacher है। One thing I want to say, there is a book or a story
written by William Shakespeare. Many students or teachers cannot understand at a time when they read. First time they can't understand. पहली बार अगर वो पढ़ते हैं उस स्टोरी को जो विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ है, वो फर्स्ट टाइम में उसको समझ ही नहीं पाते कि क्या लिखा हुआ है. उसको अच्छे से देखना होता है, समझना होता है, तब जाकर के उसके बारे में लोग पढ़ते हैं और उसके बाद उसको पढ़ाते हैं. डायरेक्ट अगर विलियम शेक्सपियर की स्टोरी अगर आपको क्लास में दे दिया जाए कि आप पढ़ाओ विलियम शेक्सपियर की स्टोरी, अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है और उसको पढ़ाने के लिए आपको दे दिया जाए तो आप उसको पढ़ा नहीं पाएंगे. बहुत मुश्किल काम है वो करना, क्योंकि उसमें जो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशंस होते हैं, इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स राइटर. तो दूसरे राइटर्स उनकी जो स्टोरी होती है, सब चीजें बहुत अलग होती हैं. तो उसको हम समझने के लिए पहले हम लोगों को टाइम देना होगा. अदरवाइज ऐसे उसको जाकर के आप एट रैंडम आप पढ़ा देंगे, ये संभव नहीं. या पोएम्स की हम बात करते हैं तो पोएम्स भी अगर आप एट रैंडम जाकर के आप पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हो क्लासरूम में, तो वो मजा नहीं आएगा, वो फीलिंग्स नहीं आएगा. जो फीलिंग्स तब आएगा जब आप खुद से पढ़ करके जाते हैं और उसको बच्चों को समझाते हैं. क्योंकि उसमें ग्रामर का यूज नहीं, बहुत कम यूज होता है. कहीं कहीं पे कुछ चीजें ऐसे ऐसे यूज की जाती हैं जो कि आउट ऑफ रीच होता है. बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो आउट ऑफ रीच होती है, उसकी मीनिंग कुछ और है, बट उसको आप चेक करेंगे तो कुछ और निकलेगा, मतलब कुछ और निकल रहा है. तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स में हैपन. विदाउट गुड ग्रामर, a spoken or written words lost many of their meanings and most of their values. Without grammar, if we are writing anything, without using principles of grammar, concepts of grammar, structures of grammar, then we can't write many things properly in appropriate manner. हम लोग किसी भी चीज को प्रॉपर मैनर्स में, अप्रोप्रिएट मैनर्स में नहीं लिख पाएंगे. तो हमारे लिए क्या होता है, ग्रामर का नॉलेज होना बहुत 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 जरूरी है. इसीलिए हमारे इंडिया में इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर कंपलसरी किया गया है कि आप हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर पढ़े ताकि अच्छे से बोलना सीख जाए. कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करना है, कैसे यूज करना है, दिस ऑल द थिंग्स वी लर्न फ्रॉम हिंदी और इंग्लिश ग्रामर. ग्रामर से ही सारी चीजें हम लोग को समझ में आता है कि जो चीज बोला जा रहा है, जो कन्वर्सेशन हो रहा है, वो कन्वर्सेशन में जो सेंटेंस बोल रहे हो, सेंटेंस का क्या मतलब है, क्या उसका मतलब हम समझे. जैसे कोई भी चीज, इफ यू आर स्पीकिंग एनीथिंग, अगर कोई भी चीज आप बोल रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि वो चीज को समझ नहीं पा रहा है, तो उसके साथ वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा. कल करना था वो काम को कभी और करेंगे कभी और. करना था कल, वो करेंगे परसों, क्योंकि समझ नहीं पाए थे कब करना था. तो ग्रामर से क्लियर होता है कि आपको कब करना है. टाइम भी बताता हूँ. टेंस भी एक टॉपिक है ग्रामर के अंदर, जिसको हम लोग टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड टेंस, आपने सुना होगा. तो टेंस की होता है जिससे हम लोगों को आइडिया मिलता है कि कब कौन से काम को करना है, किस तरह से करना है. दिस ऑल द थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड. प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ग्रामर. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ग्रामर? क्या क्या चीजें हम लोग, क्या क्या सिद्धांत होते हैं ग्रामर्स को पढ़ने के जो भी है, तो क्या क्या रूल्स हो सकते हैं. पहला, इंटीग्रेट बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड इनटू योर टीचिंग. इसमें दो मेथड्स के बारे में बताया गया है, दैट विल एक्सप्लेन लेटर. इंडक्टिव इंटीग्रेटेड, बोथ द मेथड्स को आपको इंट्रोड्यूस करना होगा, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड इन योर टीचिंग. There are two methods are here, that inductive and deductive methods of teaching. Both the methods are very important for the teachers, and different teachers use their different methods for teaching and make them understand the students, and the different rules are followed. Next point is use tasks that make the relation between grammatical forms and communication functions. क्या करना होगा हम लोगों को एज ए टीचर, कि बच्चों को वो सारी चीजें बतानी होंगी, रिलेशन क्लियर करना होगा कि कब कहाँ पे हमको क्या यूज करना है और कैसे यूज करना है. अगर ये सारी चीजें क्लियर होंगी, in this case the students can use words without any confusion. Like that, I have a question, and always there is a doubt in mind. Why do you see and watch two different words for different places, different aspects? different चीजों के लिए हम लोग दो वर्ड्स यूज करते हैं. एक होता है सी और दूसरा होता है वॉच. वॉच मतलब ही देखना, सी मतलब ही देखना. अब ये सी कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वॉच कैसे यूज करेंगे? There were more confusion, house and home. There are many different types of confusions are here for the student.
where we will use this word and where we will use that word, and how we use, why we use, this type of things going on the mind of the student. So we have to clear first where we have to use, in which case we have to use this thing, and how we will use these things in condition, what is the condition for using these all the things. When these all things will be clear to the student, then they can solve their own problems. There are no needs of teacher for helping in the classwork or homework. If these all the things are clear, then the student can do their homework by own. There are no needs to support. अगर वो सारे चीजें, अगर सारे कॉन्सेप्ट उनको क्लियर होंगे, तो हम लोगों को उनकी हेल्प करने की जरूरत नहीं है. एक बार अगर क्लास खत्म हो जाए तो बच्चे खुद ही कर लेते हैं सारा चीज. उनको ये जरूरत नहीं पड़ता है कि उनको अब जा करके बताओ कि हाँ ऐसे नहीं, ये करना था, ये करना था. सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो खुद ही कर सकते हैं. Focus on the development of procedural rather than declarative knowledge. Being procedural का मतलब क्या है कि being able to use knowledge for communication, declaratives knowing language rules. पहला चीज क्या लिखा है कि हम लोगों को procedural होना चाहिए. मतलब क्या है कि जो नॉलेज आपके पास है उसको कहाँ पे यूज करना है, कम्युनिकेशन के लिए. जैसे आप जो चीज जानते हो, इफ यू आर नॉट यूजिंग दैट स्किल, देन दैट विल बी वेस्टेड. जो स्किल आपके पास है वो चीज अगर आप यूज नहीं कर रहे तो वेस्ट हो जाएगा. लाइक दैट मेनी टीचर्स, वेरी टैलेंटेड टीचर्स आर हियर, इफ दे आर नॉट यूजिंग दैट टैलेंट इन प्रॉपर वे, अगर अपने टैलेंट को प्रॉपर वे में यूज नहीं कर रहे तो उनका टैलेंट बाहर नहीं आएगा, निकल के नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा लोगों को, और वो टैलेंट वैसे ही चला जाएगा जैसे भगवान ने दिया था. तो टैलेंट को आपको निखारना है. यू हैव टू डू बाय ओन. तो बच्चों को प्रोसीड्यूरल बनाना है कि आप खुद से काम करो. लाइक दैट इफ अ स्टूडेंट गेटिंग हेजिटेट विथ एनीथिंग, किसी भी चीज से हेजिटेट हो रहा है तो उसको आप मोटिवेट कर सकते हैं. ठीक है, उसको बता सकते हैं कि नहीं ये करो, उससे तुमको फायदा होगा. अगर तुम बोर्ड पे, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उसको चौक दे दो. कोई भी बच्चा जैसे क्लासरूम में हल्ला नहीं करता है. क्यों नहीं हल्ला करता भाई? क्योंकि उसको डर है इस बात का, नहीं, इस बात का डर है कि अगर हमने कुछ बोला तो टीचर हमको बोर्ड पे भेज देंगे और उसके बाद हमसे कुछ लिखवाएंगे. इस बात का उन्हें डर होता है. लेकिन इसी चीज को दूर करना है. ये चीजें अगर दूर हो गई बच्चों के अंदर से तो वो सारे चीज करेगा जो हम चाहते हैं, उससे करवा सकते हैं. और कोशिश ये करना है कि बच्चों को प्रमोट करना है ताकि वो ग्रामर्स का यूज करे स्पीकिंग के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करे कहीं पे. बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको अगर आप माइक दे दें या फिर आप खड़ा कर दें कि आप कोई भी चीज, यू हैव टू स्पीक समथिंग, देन presentation is clear. Then we promote the student for the communication. और children when start talking, जब बच्चे लोग बात करना शुरू करते हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन शुरू होता है, तो most of the student uses language, uses grammar, and many students speak incorrect grammar, incorrect sentences. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि correct sentences नहीं बोल पाते. बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, but वो ऐसा करेंगे because they don't know the principle, they don't know the rules, they don't know the structure properly. क्योंकि उनको ये सब चीजें properly पता नहीं. उनको आप प्रमोट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ you can use this, you can speak like this, no problem. Next time we will improve. This type of things we can do.
Next, objectives. First, to give the definition of the grammar. First, as a teacher, if you start teaching grammar, so first of all, you have to आवाज नहीं आ रहा है दीपक सर। बच्चा लोग सब कॉल कर रहा है। ओके, तो एज ए नाउ इट इज क्लियर परवीन सर, सुनाई दे रहा सर? हाँ देने लगा सर। यस सर, ओके कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द ग्रामर। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीजें स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि डेफिनेशन से कैसे डेफिनेशन देना बच्चों को कि क्या है, उसका मतलब क्या है, कैसे उसको पढ़ेंगे, इस तरह की चीजें सबसे पहले बच्चों को बताना है कि उसका मतलब क्या होता है। जैसे विदाउट डेफिनेशन इफ यू आर स्टार्टेड एनीथिंग देन दे कांट अंडरस्टैंड, दे फील बोर। क्या उसके वैल्यूज हैं, अगर आप उसको बता देते हैं तो उस कंडीशन में वो बच्चा एक्साइटेड होगा उस चीज को सीखने के लिए। बी फैमिलियर विद द ग्रामेटिकल टर्म्स। हम लोग को क्या करना है, व्हेन वी आर टीचिंग ग्रामर और व्हेन वी आर टीचिंग एनी सब्जेक्ट, वी शुड बी फैमिलियर विद द टर्म्स। उन सारे टर्म्स के साथ हम लोग को फैमिलियर होना होता है, बच्चों को बताना होता है, एक्सप्लेन करना होता है कि हम ये सब चीजों नया टर्म दे दिया जाए, बोले इसके बाद इसको पता है, ये एक्सप्लेन दिस, देन दे कैन एक्सप्लेन द वर्ड्स। दे कांट एक्सप्लेन द वर्ड्स। वो वर्ड्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सकते? बिकॉज इट डिडंट एवर हियर अबाउट दैट वर्ड्स। कभी उसने उसके बारे में सुना ही नहीं, तो कैसे एक्सप्लेन कर पाएगा? नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। तो ग्रामर में इंटरेस्ट तब आएगा बच्चों को जब वो सारे टर्म्स के बारे में जानते हैं, इसका मतलब क्या है। हटो। तो ग्रामर आई थिंक इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम पास्ट ऑफ एज आई नो। जितना हम जानते हैं उसके हिसाब से कि ग्रामर को हम पास्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट करते हैं। दैट इज द बेटर वे ऑफ टीचिंग ग्रामर। टू प्रेजेंट ग्रामर लेसन केयरफुली एक्यूरेटली। क्या करना है कि बच्चों के सामने ग्रामर्स का सारी चीजें जो है, सारे पोर्शन जो है, बच्चों को लिखना है, बताना है कि क्या क्या चीजें पढ़ने हैं, क्या क्या चीजें क्या क्या पढ़ना है, और इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, एंड हाउ टू डील दिस ऑल लाइक लेसन प्लान। That will be very important and helpful for the children and teacher also to be aware of the learners mistakes and being foreign language learners। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम लैंग्वेजेस सीखना शुरू करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करते हैं, लाइक दैट वी आर इन इंडिया एंड बिहार। हम लोग बिहार में, तो बिहार में जो लैंग्वेजेस होते हैं वो हम लोग अपने भाषा रीजनल यूज करते हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड रीजनल लैंग्वेजेस आर यूज, ठीक है, अपना लैंग्वेज यूज करते हैं। तो वहां पे एक नया लैंग्वेज आप इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस कंडीशन में उनको थोड़ा डिफिकल्टीज होता है। तो नए नए लैंग्वेजेस जब आएंगे, नए नए चीजें जब लोग सीखना शुरू करेंगे, तो उसमें मिस्टेक्स हो सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स हो सकते हैं, ग्रामेटिकल एरर हो सकते हैं, वर्ड्स लिखने में एरर हो सकते हैं, अदर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये सब चीजें, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बच्चों के साथ जब वो लिखना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे और बोलना शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो नया होता है उन सब दो लोगों के लिए जो चीजें अभी चल रहा है उनके साथ। तो उन लोग को इन सब चीजों से अवेयर करवाना है, बताना है कि आप कैसे इस चीज को इम्प्रूव करोगे। तो जैसे हम लोग एज ए टीचर क्या करते हैं कि जब बच्चों का इंग्लिश
इंग्लिश अच्छा करना होता है तो बच्चों को सजेशन देते हैं कि आप क्या करो, इंग्लिश का डिक्शनरी खरीद लो, इंग्लिश का ग्रामर्स का बुक खरीद लो और उससे स्टडी करो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जैसे किसी का मैथमेटिक्स इंप्रूव करना है तो उसके लिए फार्मूलाज लिख देते हैं कि फार्मूला लिखो, ये टर्म्स यूज करो, ये यूज करो, ये सारी चीजें होती है। साइंस अगर इंप्रूव करना है तो लैंग्वेजेस के बुक्स आते हैं, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लैंग्वेज आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर यूज्ड एंड डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आर यूज्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज किया जाता है तो उसके लिए सारे का डिक्शनरी आते हैं, आप डिक्शनरी यूज कर सकते हैं टू इंप्रूव योर लैंग्वेज। There are different methods of teaching grammar. There are different methods are used to teaching grammar, or teaching methods are different teaching methods. First method is deductive method. Earlier I said I will explain these all the things, these all the methods. Next is inductive method. Next, eclectic way of teaching. There are three ways of teaching grammar: deductive method, inductive method, and eclectic method. First, deductive method, and then we will see the merits and demerits of deductive. What is deductive method? It is a teaching method that promotes learning through deductive reasonings, where rules, generalization, definitions of concepts are learned first and then a specific instance. Examples are studied for the further understanding. In this method, what we will do? इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले इस मेथड में हम लोग बच्चों को सारे रूल्स सिखाते हैं, जनरलाइज तरीके से जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सारे चीजें उनको सिखाया जाता है। स्टार्ट कहाँ से करना है, कोई भी चीजें आप यूज करोगे तो कैसे यूज करोगे, रूल्स क्या है, कौन सा कहाँ पे क्यों कौन सी जगह पे आएगा, व्हाट इज द प्लेस, दिस ऑल द थिंग्स वी एक्सप्लेन फर्स्ट। वो सारी चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं जो बच्चों को हेल्प करता है फर्दर नॉलेज के लिए, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए बच्चों को जो मदद करता है, बच्चों के अंडरस्टैंडिंग में जो मदद करता है, उन सारे नॉलेज को हम यहाँ पे दे देते हैं। जो भी यूज करना होता है, रूल्स, रेगुलेशंस, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर्स, वो सारी चीजें हम बच्चों को यहाँ पे पहले बता देते हैं, और बताने के बाद फिर उसको कुछ एग्जाम्पल्स का प्रैक्टिस करवाते हैं, और प्रैक्टिस करवाने के बाद फिर कंफर्म करते हैं कि उसको समझ में आया है या नहीं। ये डिडक्टिव मेथड में होता है कि सारी चीजें पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, टीचर एक्सप्लेन करते हैं सारी चीजों को, और सारी चीजों को जब एक्सप्लेन करते हैं तो फिर उसके बाद उसमें कुछ काम देते हैं, टास्क देते हैं, होमवर्क देते हैं, ताकि वो बच्चे करे, क्लास वर्क देते हैं, और टीचर देख लेते हैं सारी जगह पे कि वो बच्चा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कितना समझा कितना नहीं समझा। दिस इज द डिडक्टिव of teaching. Some examples also given, and here it's a start from a starting. ये हम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। जो भी टीचर जाएंगे अगर डिडक्टिव मेथड यूज कर रहे हैं तो वह स्टार्ट करेंगे एकदम स्टार्ट से, मतलब उससे उनको मतलब नहीं है, विल स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल, ठीक है, इनिशियल स्टेज से, इनिशियल स्टेज, दे स्टार्ट विद इनिशियल स्टेज। वो इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करेंगे और बच्चों को समझाने की कोशिश करें। दैट इज द बेस्ट मेथड ऑफ, बहुत ही अच्छा मेथड होता है पढ़ाने का, क्योंकि कौन से बच्चे को क्या पता है मुझे तो नहीं पता, बट अगर हम इनिशियली शुरुआत करते हैं, इनिशिएट जो करते हैं, एकदम फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं, तो सारे बच्चे को क्लियरली समझ में आता है। देयर आर सम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डिडक्टिव। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिडक्टिव? Wider scope of subject matters because the instructions are direct by starting at once the rules or the principles at the beginning of the class. इसमें क्या होता है कि teachers start the rules and principle from the beginning. From first they started. Like I said, teaching the grammar, we should start from parts of a speech. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आप अलग अलग क्लास में जब पढ़ाते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अलग अलग टाइप का होता है। जूनियर बच्चों को 1, 2, 3 में भी नाउन पढ़ाया जाता है। क्लास 1, 2, 3 आल्सो लर्न नाउन्स, 4, 5, 6 आल्सो, 6, 8, 9, 10 आल्सो, एंड ग्रेजुएशन आल्सो। हर एक जगह पे नाउन्स पढ़ाए जाते हैं, बट सबके अलग अलग कंडीशंस होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। तो अगर स्टार्टिंग से आप पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा वाइड नॉलेज होगा, बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, बहुत ज्यादा सीख पाएंगे। तो जितना ज्यादा सीखेंगे फायदा उतना ही ज्यादा होगा। Teachers do not have to worry about what
question to ask in order to learners to reach a generalized or constellation. इसमें सारे चीजें दी होती हैं, टीचर्स को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, जो भी बुक्स में दिए हुए हैं वही चीजें टीचर्स को जाकर के एक्सप्लेन कर देना, बेसिक चीजें जो है वही चीज जाकर के सिर्फ एक्सप्लेन कर देना है, जो उनके पास मटेरियल अवेलेबल है, जो पहले से वो पढ़ रहे हैं या जो चीजें पढ़ा रहे हैं. देयर वन वे, कॉमन वे ऑफ टीचिंग, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, गए और उसको पढ़ा करके चले. टीचर्स को इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. Next, the disadvantage of the deductive method. Passive learners, less involvement in the part of the learners. इसमें क्या होगा कि जो लोग पहले से वो चीज को जानते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैं नाउन डिफाइन कर रहा हूँ और जो बच्चे नाउन को पहले से ऑलरेडी जान रहे हैं अच्छे से, तो वो बच्चे क्या इंटरेस्ट लेंगे नाउन पढ़ने, नाउन समझने में? कभी इंटरेस्ट नहीं लेंगे. उनके लिए क्या होगा कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें बतानी होंगी, नाउन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा बताना होगा जो वो नहीं जानते हो, तब वो इंटरेस्ट लेंगे. एक्चुअली डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो जो भी बच्चे हमारे यहाँ जाते हैं या जिनको हम जानते हैं, बेसिक्स ऑलरेडी पहले से क्लियर होता है, तो वो बेसिक्स अगर आप स्टार्ट करते हैं तो वो आपके क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेंगे. तो इस मेथड में प्रॉब्लम हो सकता है कि ज्यादातर बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी ये सब चीजें पता होता है और वो क्लास को स्किप करने लगते हैं. The learners do not take part in generalizations of conclusion or generalization. इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, बहुत तरह की चीजें होती हैं, वो ज्यादा सोचना पसंद नहीं करते. वो सोचते हैं कि ये तो चीजें मुझे पता है ऑलरेडी पहले से, तो हम क्या इसमें सोचे, क्या इसमें बोले, क्या इसमें जवाब दें. अगर आप पूछेंगे तो बच्चा पहले सोचेगा क्या बोलेगा तो सब पढ़ा हुआ है, ये नहीं लिखेंगे, नोट नहीं करेंगे. लाइक आप बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, कोई चीज लिख रहे हैं, डेफिनेशन लिख रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, और बच्चा आपको नोट ही नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो जान रहा है कि ये सब चीजें ऑलरेडी मेरे कॉपी में लिखा हुआ है. तो ये मेथड का डिसएडवांटेज है. लर्नर्स इन्वॉल्वमेंट विल बी ट्रीट एक्सरसाइज दैट कम्स आफ्टर द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द रूल्स और प्रिंसिपल्स. जब हम प्रिंसिपल्स या रूल्स वगैरह जब हम बता देते हैं तो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट होना शुरू करते. ऐसे पार्टिसिपेट नहीं, इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि सारे रूल्स हम जानते हैं ऑलरेडी पहले से. तो रूल्स में इन्वॉल्व कब होंगे बच्चे? जब उनको वो रूल्स नहीं पता हो. तो डिडक्टिव मेथड में तो सारे रूल्स आप बताएंगे, तो उसमें तो और बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो बच्चों को ऑलरेडी पता होगा. जो रूल्स उनको नहीं पता होगा उसमें वो इंटरेस्ट ले सकते हैं, ऐसे नहीं लेंगे. लेसन अपीयर at first. Teachers begins the lessons with the abstract with what the learners do not know. अब इसमें क्या हो सकता है कि आप वैसी चीजें कीजिए. भेजा ना? एक्सक्यूज मी सर. यस सर. दीपक सर. यस सर. सर पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन और कंजक्शन में क्या डिफरेंस है? बड़ा कंफ्यूजन है. हेलो. कंजक्शन. यस सर. आप जैसे अभी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता रहे थे ना, जैसे इंटरजेक्शन और कंजक्शन में बड़ी कंफ्यूजन है, कैसे क्लियर होगा? यस सर. कंजक्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन. इंटरजेक्शन डिफरेंस क्या है दोनों में? अच्छा, मीटिंग ओवर करने के बाद बताइएगा. ओके सर. ठीक. ओके सर. कंटिन्यू कर लेना मीटिंग. Next, inductive method. It is a teaching method that promotes learning through inductive reasonings, where the skill of observations, comparing, classifying, are used to arrive at the generalized or definitions of the concept. Inductive method means a method in which the students induce the different types of concept by own. बच्चे खुद से जो कंसेप्ट यूज करते हैं, खुद से जो चीजें
डेवलप करते हैं, बनाते हैं, या टीचर खुद से जो मेथड्स को डेवलप करते हैं, ताकि बच्चों को क्लियरली समझ में आए कि जो पढ़ाया जा रहा है वो क्या है। नए नए कंसेप्ट, नए नए एग्जाम्पल्स जो टीचर अपने मन से क्रिएट करते हैं, सिलेबस में या टीचिंग के टाइम में इंक्लूड करते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें आते हैं, टीचर्स हो गए या बच्चे हो गए दोनों। Advantage of inductive teaching, inductive method of self-discovery leads to the better integration. In this inductive method, get people develop their own concept. वो खुद के कंसेप्ट डेवलप करते हैं, खुद के बेसिस पे बहुत सारी चीजें, नए नए चीजों, नए नए टर्मिनोलॉजी ऐड करते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू इम्प्रूव द वर्ड्स पावर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स इन द स्टूडेंट। स्टूडेंट्स आर मोर एक्टिवली इंगेज्ड, और स्टूडेंट जो होते हैं इस तरह के चीजें अगर आप करवाते हैं क्लास के अंदर, तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और इंगेज्ड होते हैं। नेक्स्ट, favors a student who likes pattern recognitions and problem solving. इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम चीजें यूज करते हैं जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट होता है, वो प्रॉब्लम्स देखते हैं, प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड दे ट्राई टू सॉल्व दिस ऑल द थिंग्स, दिस ऑल द प्रॉब्लम्स दैट इज क्रिएटेड, दैट इज हैपनिंग इन द ग्रामर और इन सेंटेंस फॉर्मेशन। allows for add language practice through problems solving groups work, and there is group work also given, and the people students talk to get a conversation with among the students that helps them to clear these all the things, the problems that is going on, many things that can be clear. Prepares a student for autonomy. स्टूडेंट्स को क्या करना है, खुद से चीजों को बनाने के लिए एक्साइट करना है कि खुद से नए नए चीजें आप बनाओ, नए नए एग्जांपल्स आप बनाओ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीजें कीजिए। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग। डिसएडवांटेज ऑफ इंडक्टिव मेथड, इट रिक्वायर competence on the part of the teachers teaching English by using approach. इसमें क्या होता है कि आप कैसे किसी चीज को बताओगे, कैसे नया चीज क्रिएट करोगे, कैसे आप नई चीज क्रिएट करेंगे जब तक कि आपके पास कोई कंपटीटर्स ना हो या अपोज करने वाले नहीं हो, तो आप नए नए चीज को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। नए चीज को तभी आप क्रिएट करते हैं जब आपके कोई अपोज करने वाले होते हैं। अगर जैसे आप कर रहे हो वैसे ही चल रहा है, तो उस कंडीशन में आप नए चीज को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कंपटीटर्स होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं है तो नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज की उसको नॉलेज होना चाहिए कि जो चीजें हम कर रहे हैं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जो भी चीजें कर रहे हैं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर वो जो कर रहा है उसको पता है कि जो हम कर रहे हैं वो करेक्ट नहीं है या करेक्ट है, बट वो करेक्ट नहीं, दूसरे के लिए करेक्ट नहीं है, ग्रामेटिकल करेक्ट नहीं है, या फिर और तरह की चीजें हो सकती हैं, तो वो अगर नहीं है और वो कर रहा है, तो क्या वो सही पैटर्न में जा रहा है, सही तरीके से सही चीजें कर रहा है? नहीं कर पा रहा है। तो उसको ये चीज पता होना चाहिए, पहले से उसका नॉलेज होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो सही या गलत है। रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, तो क्या क्या चीजें हम करेंगे ग्रामर में? पहला ओरल ड्रिल्स, डिटेल एक्सरसाइज, elected dialogues, grammar activities and games. What we can do to improve the student progress? क्या क्या चीजें हम करेंगे प्रोग्रेस को इम्प्रूव करने के लिए?
जाना 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 तो ना कुत्ती तो ना हम दे बताएंगे तुमको तू ना अरे तू ना तुम हटा दी हटा दी अरे काहे हटाएंगे साली तो इधर इधर बताएंगे इधर आ तुमको बताएंगे ये हटाना मत रो हल्ला मत करो आ ये सब कुछ नहीं हटाओगी ये हटा दे रहे ये नहीं हटाओगी ये भी ये हटा दे रहे 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 ये नहीं हटाओगी हटाओगी तो मारेंगे ये नहीं हटाओगी ठीक है जाओ क्या करें लेकर चल जाना मम्मी ये कैसे करी हाँ मैं देख रही थी हटा दी है ना हटा दी जस्ट रूम में जा जस्ट रूम में जाने सुना हाँ जा रही हूँ वो आ गया जब पापा आए देखो तो बाहर खिड़की से इसको पढ़े छोड़ो ना नानी खा ली पी ली
कुछ तो मदद कीजिए अल्लाह, किससे मदद मांगे, एक काम है। अरे चूड़े उठ जा, साली काम नहीं करने देगी, तेरी सास बैठी भी करने के लिए। कुछ तो मदद कीजिए, नहीं तो उसको जान से मौत। तो बेटा उठ, तुम जरूरी नहीं है, चल आओ, ना जरूरी है, हम कुछ ही कर सकते हैं। आओ। उसको ऑफ करना। फोन आता तो हमको बता के गए थे, हम पूछे भी। अरे यार फोन ऑफ, ये ऑफ करना है ना है। हाँ तो पूछे, बार फोन काट रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है कि बता दीजिए